मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एथनोमेथोडोलॉजी और फिनोमेनोलॉजी क्या है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के थियरीज या फैक्ट्स क्या थे, उसके क्रिटिसिज्म क्या है और पॉजिटिविज्म के जो बेसिक टेनेंट्स क्या है, मतलब बेसिक फैक्चुअल पॉइंट्स क्या है। आज हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा मेंस का सवाल है, एक्सप्लेन द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ पॉजिटिविज्म। आज की वीडियो में हम पॉजिटिविज्म को कवर करेंगे, उसके क्रिटिसिज्म को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट पॉजिटिविज्म के टेनेंट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो है इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो सबसे पहला आपको जानना ये ज़रूरी है कि ये जो पॉजिटिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है, इसके फाउंडिंग फिगर है ऑगस्ट कॉम्टे। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में इनका नाम आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट लाया गया था, ये लाया गया था ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा, हु इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इन्होंने क्या कहा था कि सोशियोलॉजी जो है वो एक सिस्टमाइज्ड अप्रोच है। मतलब सोशियोलॉजी जो है वो स्टेजेस के बलबूते पे बनी हुई है, मतलब एक सिस्टम बेस्ड अप्रोच है, सिस्टमाइज्ड अप्रोच है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी बन गया, 3 स्टेजेस के बलबूते पे इवॉल्व होके सोशियोलॉजी बना है। तो उन्हीं पोस्टुलेट्स को, उन्हीं थियोरीज को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड्स में। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग लिखेंगे कि एज अ फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी एंड मूवमेंट, पॉजिटिविज्म फर्स्ट अज्यूम्ड इज डिस्टिंक्ट फीचर इन द वर्क ऑफ द फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्टे, हु नेम्ड द सिस्टमाइज्ड साइंस ऑफ सोशियोलॉजी। ये जो पॉजिटिविज्म का आइडियोलॉजी है, ये सबसे पहले अपीयर हुआ था फ्रेंच फिलोसोफर जो है ऑगस्ट कॉम्टे के वर्क में, जिन्होंने सोशियोलॉजी को एक सिस्टमाइज्ड स्ट्रक्चर के रूप में नाम दिया था या सिस्टमाइज्ड फॉर्म दिया था। Comte's positivism was positivism which was posited on the ascentation of a law of 3 stages of intellectual development। ये जो कॉम्टे का, ऑगस्ट कॉम्टे का पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट था, ये 3 स्टेजेस के ऊपर बेस था कि पॉजिटिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्टली इवॉल्व नहीं हुआ था, वो इवेंचुअली 3 स्टेजेस में बढ़ के डिवाइड हुआ था। वो कौन से 3 स्टेजेस थे जिनके बेसिस पे पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट ऑगस्ट कॉम्टे ने डेवलप किया था? वो थे थियोलॉजिकल स्टेज, जो कि फिक्शनल स्टेज भी कहा जाता है, उसके बाद मेटाफिजिकल स्टेज एंड फाइनली द फाइनल स्टेज दैट इज़ द पॉजिटिविस्ट और साइंटिफिक स्टेज। इन 3 स्टेजों पे इवॉल्व होके ही पॉजिटिविज्म का जो फाउंडेशन स्टोन था वो बना गया था। तो इन 3 स्टेजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इन द फर्स्ट और सो कॉल्ड थियोलॉजिकल स्टेज, नेचुरल फिनोमिना आर एक्सप्लेन्ड एज द रिजल्ट ऑफ सुपरनेचुरल और डिवाइन पावर्स। जो पहला स्टेज था वो ये कहता था, उस दौरान जो लोग थे वो ये बिलीव करते थे कि नेचुरल फिनोमिना, यानी कि चाहे वो बारिश हो गया या फिर अर्थक्वेक हो गया, वो भगवान की मर्ज़ी से होता है। जैसे OMG फिल्म में आपने देखा है ना कि अर्थक्वेक आ गया था तो भगवान गुस्सा हो गए थे तो अर्थक्वेक आ गया था। तो इस तरह की थिंकिंग थी थियोलॉजिकल स्टेज में। जो नेचुरल फिनोमिनॉन्स होते थे वो भगवान की मर्ज़ी से या डिवाइन पावर की मर्ज़ी से, अगर वो क्रोधित होते थे तो अर्थक्वेक आ जाता था, समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग। ये बिलीफ सिस्टम था और दैट वाज द थियोलॉजिकल स्टेज कि जो भी होता है नेचुरल फिनोमिनॉन्स, वो इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिवाइन फोर्स, इट इज़ सोनली बिकॉज ऑफ द डिवाइन फोर्स। इसमें इंसानियत का या फिर कोई भी साइंटिफिक अप्रोच उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता था। It does not matter whether the religion is पॉलीस्थेटिक और मोनोस्थेटिक। पॉलीस्थेटिक रिलीजन मतलब हमारे फॉर एग्जांपल हिंदू माइथोलॉजी, हम लोग एक भगवान को नहीं मानते, हम लोग बहुत सारे भगवान को मानते हैं। मतलब हमारे हिंदू माइथोलॉजी में ही सबसे ज़्यादा भगवान को शायद हम लोग मानते हैं। या मोनोएथिस्टिक मतलब जो एक भगवान को मानते हैं, मतलब एक भगवान या एक सेक्रेड बुक उनको मानते हैं, स्पेसिफाइड एक। तो ये
मैटर नहीं करता था कि चाहे वो रिलीजन बहुत सारे भगवान को मानते हो या एक स्पेसिफिक भगवान या सीक्रेट बुक या एक स्पेसिफिक टोटेम को मानते हो, लेकिन उस दौरान लोगों का ये मानना था कि जो नेचुरल फिनोमिनॉन होते थे वो डिवाइन सुप्रीम पावर की वजह से होते थे, सोनली उनकी वजह से होते थे. देयर वाज नो मैन मेड एक्शंस इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ द नेचुरल फिनोमिनॉन हैपनिंग. तो ये था थियोसॉफिकल स्टेज, जो बेसिकली फिक्शनल स्टेज था. The second stage, called metaphysical stage, is merely a depersonalized theory which the observable processes of nature are assumed to arise from impersonal powers. यहाँ पे ये जो पहला स्टेज था जिसमें पूरी तरह से लोग अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से सोचते थे. लाइक फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ गया तो कोई सोचेगा कि भगवान नाराज़ हो गए, दूसरे धर्म के लोग सोचेंगे कि हाँ हमारे अल्लाह तो ऐसे नाराज़ हो गए, अल्लाह ऐसा कर. तो अपनी अपनी पर्सनल रिलीजियस बिलीफ के बेसिस पे नेचुरल फिनोमिना को जज करते थे थियोसॉफिकल स्टेज में. लेकिन ये जो दूसरा स्टेज था विच वॉज द मेटाफिजिकल स्टेज, उस स्टेज में लोग जो थे वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, पर्सनल बिलीफ को साइड में रख के एक ऑब्जर्वेबल फिनोमिनॉन के ऊपर मतलब सोच विचार करने पे लगे हुए थे. मतलब इस स्टेज से थोड़ा सा आगे बढ़े थे. दैट वाज द सेकेंड मेटाफिजिकल स्टेज. इस स्टेज में क्या था, अगर अर्थक्वेक आ गया तो ऐसा डायरेक्टली नहीं सोचा जाता था कि सुप्रीम पावर ही इन्वॉल्व है. पहले ऑब्जर्व करते थे कि क्यों अर्थक्वेक आया और इसी जगह पे आया. पहले ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स को इकट्ठा करने की कोशिश करते थे. इस टाइम पे भी पूरी तरह से साइंटिफिक फैक्ट्स इवॉल्व नहीं हुआ था, बट दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन द इवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक, पूरी तरह से साइंटिफिक एंड द पूरी तरह से सुपरस्टिशियस और मैं कहूँ तो फिक्शनल स्टेज. दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेज जहाँ लोग सीखने लगे थे चीज़ों को कि किस तरह से नेचुरल फिनोमिना होता है, लेकिन पूरी तरह से वो लोग यकीन नहीं कर पाए थे, एक्सपेरिमेंटल बेसिस नहीं हो पाया था. दिस वॉज द मेटाफिजिकल स्टेज. And the first and the final stage was the evolution of science or the positivist stage, जहाँ पे लोग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही कोई कंक्लूजन निकालते थे. जो चीज़ दिखती थी वही चीज़ बिकती थी. मतलब ऐसा एजम्पशन के बेसिस पे नहीं निकालते थे. अर्थक्वेक आ गया तो क्या रीज़न है, अर्थ क्यों वो हो रहा है, रेनफॉल आ गया तो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस है, एल नीनो वगैरह हुआ है, क्यों यहाँ पे रेनफॉल हुआ है, क्यों वहाँ पे ड्राउट हुआ है. तो उसके पूरी तरह से रीज़न को फाइंड आउट करते थे, एक्सपेरिमेंट्स करते थे, उसके बाद कंक्लूजन निकालते थे कि हाँ इस वजह से रेनफॉल हुआ है, इस वजह से थंडरस्टॉर्म हुआ है, इस वजह से जो है अर्थक्वेक्स आए हैं, प्राइमरी वेव हुआ है, सेकेंडरी वेव हुआ है, अर्थक्वेक के सेंटर पॉइंट्स क्या है. तो ये सब जो है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे निकाला गया था. उसके बाद एक डेफिनाइट कंक्लूजन आया था और ये था पॉजिटिविस्टिक स्टेज का, जिसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक स्टेज. The task of the sciences and knowledge is general is to study the facts and regularities as laws. Explanations of phenomena can consist in no more than subsuming the special cases under general laws. Mankind reached full maturity of thought only after abandoning the pseudo explanation of the theological and metaphysical stage and substituting an unrestricted adherence to scientific method. तो यहाँ पे according to the sociologist और according to मैं कहूँ ऑगस्ट कम्टे, मैनकाइंड ने अपनी फुल मेच्योरिटी या फुल पोटेंशियल तब जो है वो रीच किया जब वो ये जो फिक्शनल या जो फिक्शनल स्टेज, ये जो बाकी दो स्टेज थे, जो फिक्शनल स्टेज था, सुपरस्टिशियस स्टेज था या मेटाफिजिकल स्टेज था, इन दोनों स्टेजेस को ओवरकम किया और कोई भी फिनोमिनॉन को, कोई भी नेचुरल फिनोमिनॉन को एक्सप्लेन करने के लिए वो लोग डिवाइन की सोलली डिवाइन के ऊपर या जो चीज़ें नहीं दिखती है उनके ऊपर रिलाई नहीं करते थे. एक्सपेरिमेंट्स और फैक्ट्स के ऊपर रिलाई करके जब वो लोगों ने रीज़न के बेसिस पे चीज़ों को एनालाइज करना सीखा, दैट वाज द टाइम व्हेन मैनकाइंड रीच हिज full maturity according to Auguste Comte.
सो यहाँ पे पॉजिटिविज्म का एक डेफिनेशन दिया हुआ है जो एग्जाम के लिए लिखना ज़रूरी है. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी दैट रिलाइज स्पेसिफिकली ऑन साइंटिफिक एविडेंस सच एज एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स टू रिवील अ ट्रू नेचर ऑफ हाउ सोसाइटी ऑपरेट्स. यहाँ पे पॉजिटिविज्म का मतलब ये है कि सोसाइटी को उस अप्रोच से स्टडी करना जो बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स और एविडेंस के बेस पे बना हुआ, नॉट ऑन एजम्पशंस की बिलीफ सिस्टम पे नहीं बना हो. अगर सोसाइटी को स्टडी करना है कि सोशल एनवायरनमेंट किस तरह से वर्क करता है, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल रिलेशंस किस तरह से होते हैं, तो उसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही आप अप्रोच लेके चल सकते हो, या एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, एविडेंस बेस्ड बेसिस पे ही आप स्टडी कर सकते हो. जैसे कि आप नेचुरल फिनोमिनन को, ह्यूमन बॉडी के फिनोमिनन को स्टडी करते हो कि फॉर एग्जांपल आपका किडनी कैसे फंक्शन करता है, निफ्रॉन्स क्या होते हैं. तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो ह्यूमन बॉडी में ऑपरेट करता है. तो इसमें कोई डिवाइन हेल्प सोनली इन्वॉल्व नहीं होता. ह्यूमन बॉडी का जो मैकेनिक्स है उस तरह से ये जो लॉज है, जो बायोलॉजिकल लॉज है, जो नेचुरल लॉज है, जो यूनिवर्स पे अप्लाई होता है, वही सोसाइटी पे अप्लाई होता है, विच इज़ एविडेंस बेस्ड, विच इज़ फैक्ट बेस्ड, विच इज़ एक्सपेरिमेंट बेस्ड. यही होता है पॉजिटिविज्म अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजिस्ट or the positivist. Positivism is a term which designates a philosophical tendency oriented around natural science and striving for a united view of the world of phenomena both physical and human. यहाँ पे पॉजिटिविज्म को अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो यहाँ पे बोला गया है कि जिन लॉज के ऊपर हमारे नेचुरल साइंस बेस्ड है, फॉर एग्जांपल द कॉस्मोस, मतलब यूनिवर्सल साइंस जिन लॉज के ऊपर बेस्ड है, यूनिवर्सल लॉज जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होते हैं. अगर आप यूनिवर्सल लॉज को इम्प्लीमेंट करो, आप इंडिया में जो लॉज इम्प्लीमेंट करोगे, आप स्वीडन में भी वही लॉज इम्प्लीमेंट करोगे, वो यूनिवर्सल होते हैं. तो वही लॉज सोसाइटल रिलेशंस के लिए भी लागू होते हैं. यही होता है पॉजिटिविज्म, और यही होता है पॉजिटिविस्ट का थिंकिंग आइडियोलॉजी कि जो लॉज नेचुरल फिनोमिना पे इम्प्लीमेंट होता है वही लॉज सोसाइटी यानी ह्यूमन बिहेवियर पे भी इम्प्लीमेंट किया जाता है. दैट इज़ अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट, जिसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी है. वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे. Philosophy of science is positivism, which deals with the application of scientific method by natural scientists and by the sociologists in understanding human behavior. जैसे कि मैंने कहा, जो पॉजिटिविज्म है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फिलॉसफी ऑफ साइंस, जो डील करता है साइंटिफिक मेथड का अप्लाई करना बाय नेचुरल साइंटिस्ट एंड बाय द सोशियोलॉजिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना बाय मीन्स ऑफ साइंटिफिक मेथड. एक इंसान किस तरह से बिहेव करता है सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटियल इंस्टीट्यूशन में. फॉर एग्जांपल आप स्कूल में, एक छोटा सा बच्चा अगर स्कूल में जाता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है, उसको किस अप्रोच से आप स्टडी करोगे, उसको स्टडी करोगे आप साइंटिफिक अप्रोच से. जिस अप्रोच से नेचुरल फिनोमेना की जो लॉज है वो बेस्ड है, वो आप ह्यूमंस पे भी इम्प्लीमेंट करोगे, ऐसा पॉजिटिविस्ट साइंस का मानना है. अब हम बात करते हैं बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ पॉजिटिविज्म के बारे में. सबसे पहला पोस्टुलेट है साइंस इज़ द ओनली वैलिड नॉलेज. जो पॉजिटिविस्ट होते हैं वो किसी भी और प्रकार के नॉलेज को वैलिड नहीं मानते हैं. उनका मानना है कि जो चीज़ साइंस बेस्ड नहीं है वो उसका कोई मान्य नहीं है, दैट इज़ बेसिकली मीनिंगलेस. तो साइंस, किसी भी चीज़ अगर आपको उसकी वैलिडिटी चेक करनी है दैन इट हैज़ टू बी साइंटिफिक, इट हैज़ टू बी प्योरली साइंटिफिक. इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती पॉजिटिविस्टिक वर्ल्ड में. इमोशंस की वैल्यू नहीं होती, इंट्यूशन की वैल्यू नहीं होती. जो हम लोग बोलते हैं ना हमको इंट्यूशन आ रहा है, तो इंट्यूशंस वगैरह या फिर सुपरस्टिशंस वगैरह जो चीज़ें दिखती नहीं है उन सब की वैल्यू नहीं होती पॉजिटिविस्टिक वर्ल्ड में या पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में. फैक्ट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज. तो यहाँ पे हमने देखा कि साइंस इज़ द ओनली वैलिड नॉलेज. अगर आपको नॉलेज को वैलिडिटी करना है तो आपको द नॉलेज हैज़ टू बी साइंटिफिक.
और उसके बाद अगर आपको नॉलेज को बैकअप करना है तो नॉलेज जो है वो फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, अजम्पशन बेस्ड नहीं। अगर आपको कोई चीज़ को प्रूव करना है कि ये ऐसा है, सन राइज इन द ईस्ट, लेकिन आपको अगर आप बोल रहे हो कि सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इट हैज़ टू बी बैक्ड बाय सर्टेन काइंड ऑफ फैक्ट्स एंड एविडेंस। अगर आप फैक्ट्स और एविडेंस नहीं प्रूव कर पाओगे तो इट कैन नॉट बी वैलिडेटेड एज अ नॉलेजेबल थिंग और एज अ साइंटिफिक थिंग। सेम गोज विद रिसर्च पेपर। अगर आप रिसर्च पेपर पब्लिश करते हो तो यू हैव टू बैक सम रेफरेंसेस आपको देना पड़ता है, लिटरेचर साइटेशंस देनी पड़ती है, तब जाके आपका पेपर पब्लिकेशंस पब्लिश होता है। तो सेम गोज विद दिस पॉजिटिविज्म काइंड ऑफ थिंग। तो फिलॉसफी डज नॉट पोजेस ए मेथड डिफरेंट फ्रॉम साइंस। तो यहाँ पे जो पॉजिटिविस्टिक है वो फिलॉसफी के साथ काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है। द फिलॉसफी ऑफ साइंस इज ऑल्सो कहीं ना कहीं कॉल्ड एज पॉजिटिविस्टिक मेथड। The task of philosophy is to find general principles common to all science and to use these principles as guides to human conduct and as the basis of social organizations. क्योंकि फिलॉसफी क्या है, बेसिकली फिलॉसफी का जो मेन गोल है वो ये है कि कुछ प्रिंसिपल्स बनाने जो हर तरह के जो फील्ड है, हर तरह के साइंस है, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग साइंस हो, कुछ बेसिक यूनिवर्सल लॉज है जो हर तरह की साइंस को चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, हर तरह की जो फील्ड है उसमें कॉमन हो, और उन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करके ह्यूमन कंडक्ट में इस्तेमाल करना, दैट इज़ द बेसिक गोल ऑफ फिलॉसफी। और पॉजिटिविस्ट क्या करता है, पॉजिटिविस्ट भी यही करता है कि नेचुरल लॉज जो यूनिवर्सल हो, जो सबके लिए कॉमन हो, उसको ह्यूमन बिहेवियर में इम्प्लीमेंट करना। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि फिलॉसफी का जो गोल है दैट इज़ सिमिलर टू द गोल ऑफ पॉजिटिविस्टिक। पी फॉर फिलॉसफी, पी फॉर पॉजिटिविज्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में बना के। और दूसरा हमारा जो पोस्टुलेट्स ऑफ पॉजिटिविज्म है कि पॉजिटिविज्म जो है वो इंट्यूशन में बिलीव नहीं करता। जैसे कि मैंने कहा कि इंट्यूशन है, इंट्यूशन आपको टेंजिबल थिंग नहीं है। आप अगर इंट्यूटिवली कुछ बोलोगे कि हाँ ये ऐसा है, मेरे को ये लग रहा है कि ये इंसान ठीक नहीं है, तो अगर आप इंट्यूटिवली बोलोगे इट इज़ नॉट बैक्ड बाय फैक्ट, आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन आ रही है विच इज़ नॉट टेंजिबल। टेंजिबल मतलब दिखता नहीं है, ये दिख नहीं रहा है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है टू प्रूव योर थिंग कि वो इंसान अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ पॉजिटिविज्म डज नॉट एग्री, क्योंकि पॉजिटिविज्म की हर एक चीज़ जो है उसके लिए आपको सबूत दिखाने पड़ते हैं, फैक्ट्स दिखाने पड़ते हैं, एविडेंस दिखाने पड़ते हैं। और अगर इंट्यूटिवली आप कुछ बोलो तो इट इज़ नॉट बैक्ड अप बाय फैक्ट। तो इसीलिए पॉजिटिविज्म जो है वो इंट्यूशन को नहीं मानता है। जैसे कि यहाँ पे बोला है, बेटा जो दिखता है वही बिकता है। पॉजिटिविज्म डिनाइज इंट्यूशन, pure reasoning, theological and metaphysical knowledge. Positive method is based on experience and considers only real phenomena. जैसे कि यहाँ पे अगस्ट कम्पटी सर ने बोला है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो पॉजिटिविज्म जो है वो सिर्फ रियल फिनोमिनॉन में दिखता मतलब चलता है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन अजम्पशंस और इंट्यूशन और इमोशनल काइंड ऑफ थिंग्स। जो नहीं दिखता उस पर पॉजिटिविज्म नहीं चलता है। Comte did not deny the existence of the unknown, but positivism was no way concerned with the supernatural. यहाँ पे ये कॉम्टे जो थे वो पूरी तरह से नास्तिक नहीं थे, वो डिवोटेड थे, मतलब डिवोटी थे। ही अग्रीड विद द प्रेजेंस ऑफ अननोन कि एक डिवाइन फोर्स है जो गाइड करते हैं हमको, बट जो पॉजिटिविज्म है उनकी जो फील्ड ऑफ स्टडी है इट वाज नो वे रिलेटेड विद द सुपरनेचुरल। कोई ऐसी चीज़ के साथ पॉजिटिविज्म रिलेट नहीं करता जो नहीं दिखता, या फिर जो भूत प्रेत होते हैं, जो भगवान होते हैं, एनी काइंड ऑफ थिंग विच वाज नॉट सीन, पॉजिटिविज्म उन चीज़ों को नहीं मानता था जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड या जो नहीं दिखता था हमारी सेंस को या फील नहीं होता। Comte used positivism against the negative philosophy which was prevalent before the French Revolution. That negative philosophy was more concerned with emotional than practical questions. यहाँ पे
कॉम्टे जो थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले बहुत सारे लोग इमोशनली सोचते थे, अपने दिल से सोचते थे, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर प्रैक्टिकल थिंग्स। हर छोटी छोटी चीज़ों पे वो भगवान के साथ कनेक्ट करते थे कि गॉड की वजह से गॉड नाराज़ हो गए, या फिर जो सोशल इविल्स थे, उनकी इमोशनल कंडक्ट की वजह से सोशल इविल्स जो थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले बहुत बढ़ गए थे। तो कॉम्टे ने उसके खिलाफ फाइट किया और बोला कि मतलब यू शुड हैव टू बी प्रैक्टिकल इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इमोशनल थिंग्स। तो ये नेगेटिव फिलॉसफी था कि लोग जो थे दे वर गोइंग एवरी अप्रोच ऑन एन इमोशनल वे। वो कुछ भी करते थे लेकिन वो इमोशनल तरीके से करते थे विदाउट एनी लॉजिकल रीजन। कुछ भी मतलब ऐसा कुछ करेंगे तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। बहुत सारे सोशल इविल्स फ्रेंच में ही क्यों, हमारे इंडिया में आप देखो सती प्रथा चलती थी, जौहर प्रथा चलती थी। वो क्यों था? क्योंकि लोग इमोशनल फूल थे। क्योंकि ऐसा नहीं, मतलब अगर सती प्रथा एंड ऑल वगैरह राजा राम मोहन रॉय लोगों ने निर्णय से किया था, उनके वजह से ही ये सब प्रथाएं जो थी वो बंद हो गई थी। तो वही चीज़ ऑगस्ट कॉम्टे ने फ्रेंच और अब्रॉड में किया था, और वही से इंस्पायर्ड होके हमारे इंडिया में भी हमारे जो रहने से फाउंडर्स थे, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने भी ये सारी जो थिंग्स थी बंद कराई थी, सोशल लॉज, और लोगों को बोला था कि प्रैक्टिकलिटी सोचो, इमोशनली सोच के ये सब कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये पॉजिटिविस्टिक जो थे वो बोलते थे कि प्रैक्टिकल सोचो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इमोशनल। अब हम देखेंगे व्हाट वे द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म। ऑल साइंटिफिक नॉलेज मस्ट बी बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस of a reality or a direct observation is the surest way to acquire scientific knowledge। तो यहाँ पे हमने देखा कि पॉजिटिविज्म जो था इट वाज बेसिकली साइंटिफिक नॉलेज। और साइंटिफिक नॉलेज को किन बेसिस पे डिराइव किया जा सकता था? साइंटिफिक नॉलेज को दो बेसिस पे डिराइव किया जाता था। एक तो ऑब्जर्व करके, अगर कोई फिनोमिना हो रहा है तो उसको ऑब्जर्व करो और उसको वैलिडेट करने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट करो, और अगर वो एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो उस पर थियोरी बनाओ और हो गया साइंटिफिक थिंग्स प्रूफ। तो ये पूरा हाइपोथेसिस का जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर में कवर किया है, तो अभी मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो बेसिकली दो प्रोसेस के ऊपर साइंटिफिक नॉलेज जो था वो बेस था। पहले ऑब्जर्व करो ऑब्जर्वेबल फैक्ट, उसके बाद उस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करो। The direct experience of reality could be understood by law, certitude, the unity of scientific method। यहाँ पे कुछ फ्रेंच टर्म्स है जिनको आपको याद रखना ज़रूरी है, जिनके मीनिंग के साथ। तो यहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज के कुछ कोर पिलर्स है, और उन पिलर्स को यहाँ पे फ्रेंच वर्ड्स में लिखा हुआ है, लैटिन वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ जिसके मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं, तो फर्स्ट वर्ड इज़ ला सर्टिट्यूड, which means the unity of scientific method। unity of scientific method क्या है? एक फिनोमिनॉन यहाँ पे दिख गया, लोगों को ऑब्जर्व हुआ, तो यहाँ पे जो लोग हैं उसको भी यही फिनोमिनॉन ऑब्जर्व हुआ, यहाँ पे जो लोग हैं उसको भी यही हुआ। तो दोनों ने क्या किया? ऑब्जर्व करके दोनों ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया और दोनों ने इस पे एक हाइपोथेसिस किया। तो दिस इज़ उनका, इस दोनों रीजन के लोगों का हाइपोथेसिस सेम हुआ और वो लॉ सेम हुआ दोनों रीजन्स के लिए। इंडिया में जो ये एक लॉ है वो अमेरिका में भी वही है, नेचुरल लॉ। दिस इज ला सर्टिट्यूड विच मीन्स द यूनिटी ऑफ साइंटिफिक मेथड। यहाँ पे जो साइंटिफिक मेथड इम्प्लीमेंट होता है वो अमेरिका एम्स्टरडम में भी वही मेथड इम्प्लीमेंट होगा उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए। तो दिस इज ला सर्टिट्यूड मेथड। उसके बाद एक और फ्रेंच मेथड है, दैट इज ला प्रिसाइज। पहले हमने देखा कॉमन साइंटिफिक मेथड, अब हम देखेंगे कॉमन गोल। The concept of unity of scientific method requires law precise, which means a common scientific goal। जो पहले जो हमने देखा that is common scientific method which is law certitude, दूसरा है law precise which means common goal। ये जो हमने टारगेट देखा ये इस बंदे के लिए भी सेम है, इस बंदे के लिए भी सेम है, मतलब इंडिया के बंदे के लिए भी गोल सेम है और एम्स्टरडम के बंदे के लिए भी गोल सेम है। दिस इज कॉल्ड एज law precise।
The positivist view science as containing the principles of law utilized. All scientific knowledge must serve some useful purpose. तो तीसरा है ला यूटिलाइज, यू फॉर यूटिलाइज, यू फॉर यूजफुल, मतलब जो भी नॉलेज डिराइव किया फ्रॉम दिस मेथड और फ्रॉम दिस गोल वो डस्टबिन में जाने के लिए नहीं होना चाहिए. इट हैज़ टू पर्पस, इट हैज़ टू सर्व सम यूजफुल पर्पस टू बोथ ऑफ दिस, बोथ या ऑल द ह्यूमैनिटी. जो इतनी मेहनत करके बनाया है इट हैज़ टू सर्व सम यूजफुल पर्पस टू ह्यूमैनिटी. दिस इज कॉल्ड एज ला यूटिलाइज. ये ऐसे याद कर सकते हो, यू फॉर यूटिलाइज, यू फॉर यूजफुल. Again, another is la relative, which means that scientific knowledge is unfinished because there is no absolute knowledge in science. यहाँ पे relative is unfinished. ला रिलेटिव मतलब अनफिनिश्ड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक साइंटिस्ट ने कोई लॉ बना दिया, कोई थियोरी बना दिया, तो आज से 20 साल बाद ज़रूरी नहीं है कि वही थ्योरी रहे. कोई और साइंटिस्ट बनेगा और उस पर कुछ मॉडिफिकेशन करेगा, उस थियोरी पे कुछ और एडिशंस करेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं, तो उस थियोरी पे और कुछ एडवांसमेंट किया जा सकता है. तो साइंटिफिक नॉलेज कभी कंप्लीट नहीं होता, हर चीज़ पे मॉडिफिकेशन की स्कोप होती है जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते जा रहे हैं. तो ये 5 लैटिन नेम्स हैं, इसको आप लोग याद करके इसको अपने पॉइंट्स में ऐड कर सकते हो. अब हम देखेंगे व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म. Firstly, observations presuppose some principles of selection. In science, it is the problem which decides what is a relevant observation and thus provides the principle of relevance. Okay. यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम है presuppositions, which means अगर कोई चीज़ आप ऑब्जर्व करते हो तो आपके दिमाग में कुछ तो होगा कि सपोज करोगे तभी तो आप उस चीज़ के ऊपर अट्रैक्ट होगे. आपको अगर उस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, इंटरेस्ट ही नहीं होगा, सपोज प्री सपोज मतलब आप फॉर एग्जांपल आपको मुझे स्टेम सेल्स पे रिसर्च करना अच्छा लगता है, स्टेम सेल्स के ऊपर रीजनरेटिव मेडिसिन या स्टेम सेल्स रिलेटेड रिसर्च करना अच्छा लगता है. तो अगर मैंने उसके ऊपर कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, मुझे स्टेम सेल्स का एस भी नहीं पता होगा, तो मैं क्यों उसके ऊपर अपना वो करूँगी. तो यू हैव टू फर्स्ट नो अबाउट इट, प्री सपोज अबाउट इट, जो कि कभी कभी इंसान की गलत हो जाती है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो जैसे पॉजिटिविज्म का मेन गोल है एवरीथिंग शुड बी अनबियास्ड होना चाहिए, जो वैल्यू फ्री होना चाहिए, वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए, बियास नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर हम लोग फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट ही है स्टेम सेल्स पे, तो बट ऑब्वियस है कि मैं उधर ही जाऊंगी, तो इट विल बी बायस्ड फॉर मी इंस्टेड ऑफ सम काइंड ऑफ थिंग. तो ये वैल्यू फ्री और वैल्यू न्यूट्रलिटी वाला वीडियो जब आप देखोगे तब आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से पता चल जाएगा कि साइंटिफिक नॉलेज पूरी तरह से ऑब्जर्वेबल क्यों नहीं हो सकता, इसकी जगह पे वैल्यू न्यूट्रलिटी क्यों आती है. तो ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है अलग से, आप लोग देख सकते हो. दूसरा है साइंस ऑब्जर्वेशंस आर टेकन इनटू अकाउंट ओनली इफ दे आर डिस्क्राइब्ड इन अ लैंग्वेज विच इज़ करंटली यूज्ड इन अ पार्टिकुलर साइंस. यहाँ पे आप लोगों ने अगर 3 इडियट्स मूवी देखा है तो ये वाला सीन अगर आप लोगों ने देखा है, जब उसको पूछा था मशीन की डेफिनेशन क्या है, तो जब इन्होंने बोला मशीन की सिंपल डेफिनेशन तो उनको निकाल दिया गया था ऑफिस से, क्लास से, सॉरी कॉलेज से. वही उनके जो कलीग थे, इन्होंने जब घुमा फिरा के वही डेफिनेशन को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोला तो उनकी तारीफ करी गई थी. सेम गोज विथ साइंस. यहाँ पे जैसे बोला है एनीथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट इज कॉल्ड मशीन, तो इसको निकाल दिया गया. लेकिन इसी चीज़ को जब इसके जो कलीग थे, व्हाट वाज हिज नेम आई फॉरगॉट, तो उसने जब कुछ अपनी बुकिश लैंग्वेज में बोला तो उसकी तारीफ कर दी गई. तो साइंस भी यही है,
अगर आप उस लिटरेचर वाले लैंग्वेज में उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करोगे तो साइंटिस्ट या साइंटिफिक या पॉजिटिविस्टिक उसको मानेंगे नहीं। अगर आप अपनी लैंग्वेज में, अगर लैंग्वेज वही कंसेप्ट को आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो पॉजिटिविस्टिक उसको एक्सेप्ट नहीं करते। दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। An observation, however genuine it is, no observation unless it is expressed in a recognized item. तो observation अगर आपने कुछ किया, जब तक उसको उस फॉर्मेट में जो अब तक रिकॉग्नाइज किया गया हो या अब तक थियोरेटाइज मतलब साइंटिस्ट लोगों ने उस पर पैटर्न किया गया हो, जब तक उस फॉर्म में नहीं डाला गया हो कोई भी ऑब्जर्वेशन, तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया जाएगा। हाउएवर इनोवेटिव इट इज़, हाउएवर रिलेटेबल इट इज़, बट जब तक उस फॉर्मेट में, उस लैंग्वेज में, उस फॉर्मेट में उसको नहीं डाला जाएगा, पॉजिटिविस्टिक उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तीसरा, मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन साइंस आर मेड अप विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि हमने देखा कि जो नेचुरल साइंस है वहाँ पे लेबॉर्टरी पे हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उस पे फैक्ट्स डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद नंबर्स निकालते हैं, फैक्चुअल डेटास के बेसिस पे हम लोग वैलिडेट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस जो है वो लेबॉर्टरी के अंदर होता है, एंड मोस्ट ऑफ द जो ऑब्जर्वेशंस है वो लेबॉर्टरी के इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे होता है। लेकिन आप ह्यूमन बिहेवियर को इंस्ट्रूमेंट्स पे कैसे, लेबॉर्टरी पे कैसे करोगे? These instruments are constructed or designed in accordance with the specifications provided by some theories. These theories form the software of these instruments. For example, जो आपको चाहिए, जो आपको प्रोटोकॉल बना रहे हो, जिस पे आप काम कर रहे हो, अकॉर्डिंगली टू दैट आप, फॉर एग्जांपल आप मेडिकल फील्ड में हो तो आप उस रिलेटेड ही इंस्ट्रूमेंट्स बनाओगे, वही एम्बियंस क्रिएट करोगे ताकि आपको वही रिजल्ट मिल सके। लेकिन वही इंस्ट्रूमेंट आप ह्यूमन पे कैसे करोगे? सोसाइटी को मेज़र करने के लिए आप सारे ह्यूमंस को एक लेबॉर्टरी में कैसे डालोगे, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करोगे? तो ये एक क्रिटिसिज्म है जो बताता है कि पॉजिटिविज्म को ह्यूमन साइंस के साथ या सोसाइटियल साइंस के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो अब तक हमने देखा कि पॉजिटिविज्म क्या है, कैसे उसका इवॉल्व हुआ, क्या उसके फैक्ट्स थे और फाइनली उसकी क्रिटिसिज्म क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है और इसका कंक्लूसिव पार्ट। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।